देखिए, बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन चुकी है। पटना के गांधी मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रिकॉर्ड 10वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सीएम नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर पर सम्राट चौधरी, जबकि तीसरे नंबर पर विजय कुमार सिन्हा को शपथ दिलाई गई। उसके बाद संयुक्त रूप से विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल समेत तमाम मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जन जन के मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। तो देखिए, शपथ ग्रहण समारोह जो है वो खत्म हो गया है। ऐतिहासिक समारोह रहा, जिसमें कई चेहरे देखने को मिले, नए चेहरे ज़्यादातर देखने को मिले। अगर जेडीयू में देखें तो सब पुराने चेहरे, पुरानी सरकार वाली रिपीट हुई। आरएलएम, हम और एलजेपीआर से नए चेहरे रहे। और इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी में 8 नए चेहरे नजर आए। इस पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पटना से 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रभूषण राजपूत जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और इसके अलावा अगर बात करें तो मनोज मनु जी हैं जेडीयू से, जो पटना से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो दोनों का स्वागत। और मनोज जी, अब सरकार बन गई, सबसे पहले तो बधाई, अभिनंदन। बिहार की जनता ने आपको प्रचंड जीत दिलाई और आज उसका रूपरेखा, उसकी स्वरूप आज देखने को मिली मंच के माध्यम से। ताकत भी आप लोगों ने दिखाई। अब वही ताकत विकास कार्यों में दिखेगा क्या एनडीए सरकार की? मनोज जी, आवाज पहुंच रही है? चलिए, टेक्निकल दिक्कतें हैं, लेकिन चंद्रभूषण राजपूत जी, आवाज़ पहुंच रही है? चंद्रभूषण जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस लीडर हैं। चंद्रभूषण जी, तमाम वादे, तमाम इरादे आप लोगों ने बता दिया, लेकिन इसके बावजूद आज गांधी मैदान ऐतिहासिक रहा। ऐतिहासिक क्षण का माहौल रहा, जब पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई थी कि गांधी मैदान में आज सरकार का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो आयोजित किया गया। अब आगे क्या रूपरेखा होगी महागठबंधन की? चलिए ठीक है, हम टेक्निकल दिक्कत है, लेकिन आपको हम एक बार फिर से दिखा देते हैं कि मंत्रिमंडल में किस तरीके से तमाम नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता
अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चलिए, अब हमारे साथ कांग्रेस के नेता चंद्रभूषण राजपूत जी जुड़ रहे हैं और जेडीयू से मनोज मन्नू जी। पहले चंद्रभूषण जी आप ही के पास जाएंगे और उसके बाद मनोज जी के पास। चंद्रभूषण जी, जिस तरीके से आज गांधी मैदान ऐतिहासिक गवाह रहा, क्षण रहा आज पूरे बिहार के लिए, पूरे देश भर के लिए, 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, उम्मीदें बहुत हैं उनसे, वादे खूब किए गए, खूब इजहार किए गए। अब आप लोग महागठबंधन में हैं, विपक्ष में हैं, तो उन वादों को पूरा करवाने के लिए रूपरेखा क्या होगी महागठबंधन की? सबसे पहले तो आपका नमस्कार आपने डिबेट में बुलाने के लिए। जी। देखिए, हमने कहा कि हम जब चुनाव में गए तो हम
अपोजिशन पार्टी हैं, हमने वहां पे जनता के सामने तमाम तरह की वादे की। वादे इसलिए भी किए क्योंकि हमको पता है कि हम जिस बिहार में रह रहे हैं उसमें 94 लाख वैसे परिवार हैं जिसकी आबादी जिसकी मासिक आमदनी 6,000 या उससे कम है। 82 लाख वैसे परिवार हैं जिसके महीने की आमदनी 6,000 से 10,000 के बीच है। ये खुद बिहार सरकार का अक्टूबर 2023 का आंकड़ा है। कहने का मतलब जिस राज्य का 65% आबादी 10,000 या उससे कम महीने में जीता हो, वहां सिंपल मतलब था कि वहां पे रिवेन्यू जनरेशन बहुत कम होता है। इसलिए हमने जनता के सामने वादा किया था कि हम आएंगे तो हम इंडस्ट्रीज लाएंगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, डेयरी इंडस्ट्री हो, तमाम तरह की चीजें जो हम बिहार में ला सकते हैं। अब अमित शाह की तरह हम तो जनता के सामने ये नहीं कर सकते हैं कि भाई हमारे पास देने के लिए जमीन नहीं है। उनके पास गौतम अडानी को देने के लिए 1,050 एकड़ है, वो भी 1 रुपए में। मैं आज भी इस बात पे श्योर हूं कि ये जो सरकार है, और मैं ये चाहता हूं कि इस सरकार नहीं हो कि पूरे का पूरा कहीं गुजरात टेक ओवर ना हो, क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं मोनोपोलिस्ट लोग का पूरे भारत देश में चल रहा है। एक गौतम अडानी, चाहे आप राजस्थान चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, वैसा कौन सा राज्य है जहां पे कि उनका चीजें नहीं खुल रही हैं, उनको जमीनें नहीं दी जा रही है, उनको कोयला खदान नहीं दिया जा रहा है। मैं यही सोच रहा हूं कि बिहार का रिसोर्स बिहार पे ही रहे, क्योंकि बिहार का जो कुल बजट है ना वो 3,16,000 करोड़ का है। केवल 3,16,000 करोड़ का बजट है बिहार का। और अभी जो नीतीश कुमार ने जो वादा कर दिया कि हम सारी महिलाओं को 2 लाख देंगे, जिन्होंने भी जो मैंने रोजगार योजना के तहत, आपको पता है बिहार सरकार ने जुलाई से सितंबर के बीच 16,000 करोड़ का लोन लिया था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, 16,000 करोड़ का लोन लिया था। और उसी 16,000 करोड़ में से जो है इन्होंने 1.5 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया दिया। अगर चुनाव से अगर इनको महिलाओं को सही में रोजगार देना था तो यह बात तो इन्होंने अक्टूबर 2023 में कही थी, फिर सितंबर 2025 में चुनाव से 5 दिन पहले करने का क्या जरूरत था। तो मैं वही कह रहा हूं कि हम लोग को इलेक्शन लेवल फील्ड नहीं मिला। एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड था इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन को इस स्कीम को नहीं देना था, क्योंकि बिहार में अकाउंट में 10,000 रुपया देना एक बहुत बड़ा मादा है। हाँ। बिहार का प्रति व्यक्ति आय 70,000 रुपया सालाना है, जो कि लगभग 5,000 रुपया महीना होता है। जिस राज्य का प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया महीना हो, वहां पे आप कई सारी महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार दे दी, मैंने 2 महीनाओं का पर कैपिटा इनकम दे रहा है, 2 महीने का। इलेक्शन कमीशन ने यह बहुत गलत किया, उनको इस तरह का नहीं करना चाहिए था। दूसरा, हमारा ये चुनावी वादा था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री 3 महीने पहले कर दिया। आप उससे पहले के अखबारों को देखिए या न्यूज में देखिए, हर जगह ये था कि बिहार की जो जनता है वो जो स्मार्ट मीटर के थ्रू जो एक्सेस पैसा कलेक्ट किया जा रहा था उससे परेशान थी। बीजेपी के ही पूर्व नेता आर.के. सिंह ने कहा है कि बिहार में उच्चतम बिजली दर के कारण 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ, 62,000 करोड़ का। ठीक है, कहने का यह मतलब है कि जिन पे जब अशोक चौधरी पे यह इल्जाम लगता हो कि तुम 200 करोड़ का जमीन कहां से खरीद लिए, सम्राट चौधरी पे यह लगता हो कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने झूठ बोला है, वो कौन क्लास पास है किसी को नहीं पता, फिर भी बिहार की जनता उनको चुनती है। मैं थोड़ा आश्चर्यजनक हूं, लेकिन मैं यही मानता हूं कि नीतीश कुमार को 20 साल दिए गए, बहुत बड़ा टाइम होता है। अब इतना फिर से मौका मिला है, जो एक्चुअल काम है माइग्रेशन का, जॉब्स पे, उस पे वो काम करेंगे। चलिए ठीक है, मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, उनसे भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मनोज जी, वादे तो आप लोगों ने खूब किए, 2 लाख रुपए देंगे, 1,90,000 रुपये बाकी है लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं का, वो पूरा कब होगा? दूसरी चीज़, आप लोग रोजगार को लेकर खूब वादे किए, 1 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, वो अब कब पूरे किए जाएंगे, कब तक? पहले आपको नमस्कार, आपके दर्शक चैनल के तमाम दर्शकों को नमस्कार, हमारे सहयोगी जो हमसे विवाद कर रहे हैं उनको भी नमस्कार, और आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम जनता की शुभकामना, जनता को बधाई, मुख्यमंत्री जी को बधाई। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ सुधार लीजिए कि हमने किसी महिला को नहीं कहा है कि हम 2 लाख आपको देंगे। पहली बात को ये जानकारी समझना चाहिए। अब राजनीतिक दल के साथी हैं, उनको ये भी जानकारी नहीं है। तो हमने ये कहा कि 10,000 रुपया जीविका दीदी के माध्यम से 1 करोड़ कुछ महिलाओं को दिया है कि वो रोजगार करें। उसमें जो रोजगार करेंगी जिस क्षेत्र में, उसके बाद हमारी टीम जो है उनको देखेगी और उनको लगेगा कि इनको और सहयोग किया जाए तो ये अच्छी स्थिति में जा सकती है। उसमें 2 लाख रुपया तक हम उनको देंगे।
ठीक है। किसी को 50,000 भी हो सकता है, किसी को 60,000 भी हो सकता है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि रोजगार के लिए, तो रोजगार के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं। हाँ। दीपक जी, नहीं तो आप 1 ये करोड़ कहाँ बोले है? हैं ना, आप 1 करोड़ दीजिएगा ना। अब तो कह रहे हैं हम तो कर ही रहे हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि नए नए औद्योगिक क्रांति लाने का इस 5 वर्षों में प्रस्ताव है। ठीक है। कई जगह हर जिलों में ये खुलेगा, तो वहां पर रोजगार होगा। कई कंपनियों के साथ हमारा MOU इसी शर्त पर हुआ है कि आप अपने यहाँ 90% लोग बिहार को देंगे। हाँ। कुछ सरकारी नौकरियां हैं कि जिसको देखा जा रहा है कि कहां पर और उनकी नियुक्ति हो सकते हैं। तो ये मिला के मेरा टारगेट है कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाएं। ठीक है। तो ये हम आसानी से कर लेंगे, क्योंकि जनता को हमारे ऊपर ही विश्वास आया, इनके ऊपर नहीं विश्वास आया। कांग्रेस के साथी बहुत लंबी लंबी बात कर रहे थे, इसीलिए 19 से 6 पर चले गए। यहाँ लंबी बात करने से दीपक जी कुछ नहीं होता है। और बिहार की जनता को कोई आदमी अगर मूर्ख समझ रहा हो कि वो किसी लॉलीपॉप में आ जाएगी, चलिए ठीक है। ऐसा नहीं है। ये बिहार की जनता ने करके दिखाया। चलिए ठीक है। क्षितिज जी हमारे साथ जुड़े हैं ना, आरजेडी के नेता, युवा नेता। क्षितिज जी ये बताइए, देखिए मनोज जी तो पहले कह रहे हैं कि भाई हमने ये नहीं कहा कि सभी महिलाओं को हमने पैसा देना है। हमने ये कहा कि 10,000 रुपये लीजिए, काम कीजिए, रोजगार कीजिए, उसके बाद चीज़ें डेवलप होगी तो हम आपको पैसा देंगे। पहली चीज़ एक तरीके से इन्होंने क्लियरिटी कर दिया। अब चुनावी मुद्दे में खूब ये लोग गिनवाते रहे। दूसरी चीज़ रोजगार को लेकर कह रहे हैं कि भाई 1 करोड़ रोजगार हमने कहा है वो कंपनियों के माध्यम से, MOU के माध्यम से देंगे। देखिए दोनों चीजों पर मैं इनसे काउंटर कुछ सवाल करना चाहूंगा। अगर मान लीजिए सिनेरियो, एक महिला है जिसको आपने 10,000 दिया, वो 10,000 की साड़ी खरीद ली। आपने तो ऐसा नहीं बोला था कि वो 10,000 का आपको रिपोर्ट सबमिट करना है कि आप क्या काम किए। वो जाकर के 5,000 का साड़ी खरीद ली, 5,000 का बाकी सामान खरीद ली अपने जरूरतों का। तो क्या उस महिला से पैसा वापस लिया जाएगा? यानी और अगर छोड़ा जाएगा तो क्यों छोड़ा जाएगा भाई? आपने रोजगार देने के लिए ना बात किया था। तो आखिरकार अगर उन्होंने साड़ी खरीद लिया तब तो आपने फ्रॉड किया। ठीक है। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना पड़ जाएगा। आपने बिहार की जनता के साथ फ्रॉड कर दिया, बिहार का पैसा आपने लुटा दिया। वहां पर कई लोगों के रोजगार और विकसित बिहार को विकसित करने वाला जो पैसा था आपने उसको लुटा दिया। तो ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल, 1 करोड़ नौकरी की बात किया है इन्होंने। मैं नहीं कह रहा हूं कि आज हमको आप बता दीजिए कि नौकरी कब देंगे, और ये कहना सही भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज से इनका कार्यकाल शुरू हो रहा है। लेकिन आज आप हमको ये बताइए कि वो 1 करोड़ नौकरी का रोड मैप क्या है। क्योंकि आपकी सरकार जब ये योजनाएं लाई होगी, जब ये अपना मैनिफेस्टो में लाया होगा, तब जरूर इस बात को सोचा होगा कि इस 1 करोड़ नौकरी को हम कैसे देंगे, इसका रोड मैप क्या है। आप कौन कौन से MOU अभी तक साइन कर चुके हैं, जो कि बिहार के हर एक जिला में आपने एक उद्योग की बात की है, तो कौन कौन से आपने MOU साइन कर चुके हैं। तीसरा सवाल, आपके गृह मंत्री ने कहा कि बिहार में जमीन नहीं है। जब बिहार में जमीन नहीं है तो फैक्ट्री क्या आसमान में लगाइएगा? तो वो भी आप बताइए कि फैक्ट्री क्या, हमको एक नया फैक्ट्री देखने को मिलेगा कि वो आसमान में लटकता हुआ फैक्ट्री? क्या ऐसा कोई आपके पास योजना है? तो उसको भी आज स्पष्ट कीजिए, क्योंकि बिहार की जनता को आज ये जानने की जरूरत है। मनोज जी जवाब दे दीजिए। कई सवाल इन्होंने उठा दिया। नहीं, बिहार की जनता को ये भी जानने का अधिकार है कि इनको पता है कि इस 20 वर्षों में बिहार में कौन कौन सी फैक्ट्री लगी है इनको पता? पूछिए, इनको है पता कि बिहार में अभी कौन कौन सी फैक्ट्री लगी हुई है? ठीक है, कंटिन्यू कीजिए, बोलिए सब। चलिए मनोज जी, देखिए मनोज जी तमाम सवाल उठाए रहे। चंद्रभूषण जी, मनोज जी बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि आप लोगों को पता है, वाकई में अगर काम नहीं हुआ तो कोई 20 साल तक एक मुख्यमंत्री को क्यों चुनेगा, एक पार्टी को क्यों चुनेगा? कुछ तो कारण हुए होंगे ना। सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि 10,000 रुपये दे दिए तो इसलिए चुना गया, या फिर चुनाव से पहले तमाम पदाधिकारियों की सैलरी बढ़ा दी गई, जीविका दीदी की सैलरी बढ़ा दी गई, नर्सिंग स्टाफ का बढ़ा दिया गया, इसलिए सरकार में आ गए।
20 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है और एक 20 साल में तो एक देश का काया पलट हो जाता है। राज्य तो राज्य है। कहने का यह मतलब है जिस तरीके से हम लोग के साथ इलेक्शन कमीशन ने गद्दारी किया है, मैं एक बार फिर से यूज वर्ड करना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो इन्होंने SIR किया, 65 लाख लोगों के नाम काट दिए। इसी वोटिंग पे 2024 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं। मान लिया कि अगर आपका इतना गड़बड़ी है तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर को बोलिए इस्तीफा दे, वो भी इलीगल प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है। आप बोलते हैं चुनाव से एक दिन पहले कि हमारे पास टोटल 7 करोड़ 21 लाख वोटर हैं और चुनाव जब खत्म होता है तो 7 करोड़ 24 लाख वोटर हैं। 3 लाख एक्स्ट्रा वोट कहां से आ गया? हमने कई सोशल मीडिया पे देखा है, फेसबुक ट्विटर के माध्यम से, एक आदमी हिमाचल में वोट कर रहा है, वो आदमी बिहार में वोट कर रहा है। ठीक है। एक आदमी दिल्ली में वोट कर रहा है, एक आदमी बिहार में वोट कर रहा है। हमने खुद देखा है हरियाणा से ट्रेन भर भर के लाया गया है वोट दिलवाने के लिए। देखिए, एक डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन पार्टी होता है उसका जो सबल होता है, उसका जो साथी होता है, वो होता है इलेक्शन कमीशन, वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन यहां पे जिस तरीके से हम लोग के साथ इलेक्शन कमीशन ने गेम किया है और इसी डर से ज्ञानेश कुमार एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। वो जानते हैं कि उनके सामने ये सब तरह का बात उठेगा। हरियाणा में ये चीज उठा ना, एक ब्राजीलियन मॉडल 2 बूथ पे 22 बार वोट करती है। ये कैसे हो गया ब्राजील की मॉडल? एक अभी वोटर लिस्ट का नाम है, आदमी का नाम है नेमार कुमार, उसके पिता का नाम है रोनाल्डो कुमार, मां का नाम है एंजेलिना जोली। कहने का मतलब कि इस तरीके से फर्जीवाड़ा गड़बड़ी अगर वोटर लिस्ट पे होगा आज के टाइम में, जो कि पूरा वर्ल्ड जो है AI रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है, चाइना 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है, तब भी एक वोटर लिस्ट हम ठीक से नहीं बना सकते। किस बात के लिए इलेक्शन कमीशन है? किस बात का जनता का इतना पैसा खर्च हो रहा है? वो उनके घर का तो पैसा है नहीं इलेक्शन कमीशन का, हम ही लोग के टैक्स पेयर का पैसा, उसको रखा क्यों गया? अगर वो अफसर ठीक नहीं है उसको चेंज कीजिए। बहुत सारे पुराने फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, चाहे OP रावत हो, कुरैशी साहब हो, सबने कहा है कि जब अगर हम वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात करते हैं, डुप्लीकेसी की बात करते हैं, ये तो 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं आज के डिजिटल यूज में चेक कराने। हम जब कहे कि भाई तुम महाराष्ट्र में जो है तुम कह रहे हो कि सारा का सारा वोटर 5 से 6 के बीच आ गया, फुटेज लाओ, तो तुमने रूल चेंज कर दिया, बोला 45 दिन के बाद जो है हम रूल नहीं देंगे। मैं पूरे तरीके से श्योर हूं ये इलेक्शन कमीशन हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। चलिए, ठीक उसको इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है। मनोज जी हैं, मनोज जी आप सहमत हैं इनकी बातों से? ये तो पूरा का पूरा चुनाव हारने के बाद आरोप लगा रहे हैं। मैं एक आखिरी बात कहना चाह रहा हूँ। इनको कह दीजिए बोल ले, उसके बाद हम जवाब देंगे। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए चंद्रभूषण जी। हाँ, मैं एक आखिरी बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर बिहार में अगर इतना ही काम हुआ होता, इतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर किया होता, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, मैं जानना चाहता हूं फिर पिछले 10 साल में गुजरात में 43,000 करोड़ FDI आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैं FDI का इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम प्राइवेट जॉब FDI से ही जनरेट होता है। ठीक है। पिछले 10 साल में गुजरात में 43,000 करोड़ का FDI आया। अगर बिहार में इतना ही काम हुआ है और डबल इंजन की सरकार रही है तो 10 साल में केवल 1800 करोड़ क्यों आया है? वहां पे 43,000 करोड़, यहां पे 1800 करोड़। मतलब यह बात बताता है पूरे बिहार में जितने, पूरे देश में जितने FDI हैं, बिहार में केवल 0.08% है। मैं आपकी जनता को बताना चाहता हूं 1% FDI भी बिहार अट्रैक्ट नहीं कर पाया। क्या बात है कि कोई भी फॉरेन कंपनी बिहार में पैसा नहीं लगाना चाहती है? मैं पूछना चाहता हूं JDU के प्रवक्ता से। चलिए ठीक है, मनोज जी जवाब दे दीजिए। कई सवाल उठा दिए FDI को लेकर। नहीं, देखिए इन्होंने क्या किया नहीं किया ये तो बिहार के समझ है। गद्दारी तो इन्होंने किया। ठीक है। इनसे भी बड़ा कोई गद्दार है क्या इस दुनिया में? तो इसीलिए गद्दारी किया बिहार के जनता के साथ। बिहार के जनता ने इनको पहुंचा दिया। पूरे देश में अगर कोई भी पूजा होता है, छठ पूजा, आज जिस तरह से छठ पूजा में इनके राहुल गांधी ने आकर छठ मैया का अपमान किया, छोटों पर पहुंचा दिया इनको, तो ये अपना न देखेंगे और ये बात कर रहे हैं कि ये है वो है, ऐसे है वैसे है। एक बार भी SIR के समय इनके नेता ने एक भी वहां पर प्रमाण दिया क्या कि किनका नाम काट दिया गया? केवल मीडिया में आने से नहीं होता है दीपक जी, जनता के दिल में जाने से होता है। और ये तो जनता को ही गद्दार बता रहे हैं। ये और क्या बता सकते हैं? इसीलिए इन लोगों का काम है जिस तरह से 2 महीना बिहार को
गाली देने वाले नेताओं को, बिहार को मलेरिया कहने वाले नेताओं को, बिहार को मैला ढोने वाले कहने वाले नेताओं को लेकर राहुल गांधी बिहार में घूमेंगे और उनको बिहार की जनता वोट देगी। कहां पर ये लोग अमचान में 22 करोड़ का ये हुआ तो काहे नहीं कोर्ट में जा रहे हैं? है ताकत। फिर मैं आपको अभी चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को कि अगर ताकत है जो आप चुनाव आयोग पर ऊपर आरोप लगाते हैं मीडिया में जाकर, उन आरोपों के साथ सुप्रीम कोर्ट में चले जाए तो आपको बिहार की जनता समझेगी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए तो बिहार की जनता यही समझेगी कि आपके जैसा गद्दार कोई नहीं है। ठीक है। मोदी जी के माँ को गाली देके आप पूरे देश के महिला को अपमानित कर रहे हैं और यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं बड़े बड़े। अच्छा मनोज जी, एक चीज हम आपसे समझना चाहते हैं। आप महिलाओं का जिक्र किया, पूरे मंत्रिमंडल में 26 मंत्री बनाए गए हैं और एक मुख्यमंत्री, करीब 27 का आंकड़ा होता है, 36 बिहार में बनते हैं। मात्र 3 महिलाओं को जगह दी गई। आपकी सरकार अगर आई है तो इसमें महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप लोग बात करते हैं आधी हिस्सेदारी की, आपने तो आधे मंत्रियों में भी महिलाओं को जगह नहीं दी, मात्र 3। देखिए, सभी दलों के, सभी समाज के लोगों को, सभी क्षेत्र के लोगों को, जिस क्षेत्र से लोग जीते हैं सभी का प्रतिनिधित्व देने का ख्याल रखा जाता है। क्षेत्र के कोई अगर जीते हैं, अभी अब दरभंगा से हमारे एकमात्र बने मदन सहनी जी, तो इसी तरह से उस क्षेत्र से है। और महिलाओं के हो या पुरुष हो, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। वो पहले डंगुता, अभी और मंत्री बनेंगे, अभी टोटल कहाँ बने हैं? अच्छा। अभी और बनेंगे, फिर अगले बार उसमें देखा जाएगा। लेकिन हम लोगों ने तो 3 महिलाओं को भी तो मंत्री का दायित्व दिया है ना। जो मंत्री जो दूसरी बार जीती हैं, तीसरी बार जीती हैं, इन लोगों को जिनका संसदीय का अनुभव है, उन लोगों को देखा जा रहा, फिर उस पर विचार होगा। फिर दोनों तरफ से और लोगों का मंत्री बनेगा तो जरूर महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं उस पर हम क्षितिज जी से भी रिएक्शन लेंगे। लिखते हैं एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से हैं, बीजेपी नेता बर्णवाल जी। पहले स्वागत सर आपका। और सभी लोगों से हम लोगों ने रिएक्शन ले लिया, सभी लोगों से हमने चर्चा की, अब आप ही बच गए हैं। ये बताइए कि अब तो सरकार बन गई, नंबर 1 पोजीशन में आप ही हैं, 14 मंत्री आपका बन गया है, 8 ही जेडीयू के। अब तो बड़े भाई की भूमिका में हैं आप लोग, जो चाह रहे थे मिल गया। नहीं, जहाँ जनता और लोकतंत्र है, लोकतंत्र और जनता पे विश्वास है, और बड़े भाई और छोटे भाई तो अलग विषय है। हम लोग मिलकर सरकार बनाए हैं। ठीक है। एनडीए सरकार पे ये लोगों ने भरोसा किया है और यह उम्मीदों की सरकार है, यह आशाओं की सरकार है। और आने वाला कल आप देखेंगे, यह सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं था। ठीक है। यह एक ऐसा बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है कि आने वाला कल में जी हमारे ऊपर, पूरा एनडीए सरकार के ऊपर जबरदस्त भरोसा किया है। अच्छा। इसलिए मैंने कहा कि नीतीश जी और उनके मंत्रिमंडल पूरी आशाओं के साथ, विश्वास के साथ जनता पर खरे उतरेगी। बिल्कुल। और खरे उतरना भी चाहिए, क्योंकि जनता ने जब आपको हाथों हाथ लिया है, जब जनता ने आप पर इतना अटूट विश्वास किया है, बिल्कुल, महागठबंधन को आधे से भी, हाफ से भी साफ कर दिया, ठीक है, तो ऐसे में निश्चित तौर पे सबको काम करना पड़ेगा। काम करके बिहार की जनता को ने जिस विश्वास से आपको वोट दिया है, जिस विश्वास पे आपको खरा उतरने के लिए आगे बढ़ाया है, ठीक है, निश्चित तौर पे पूरा उनका सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम घोषणा पत्र तक रहेंगे। घोषणा पत्र तो एक आयाम क्रिएट करता है, चुनावी एक आयाम है। हाँ। उससे भी बढ़कर काम करना होगा, ठीक है, ताकि जनता और बिहार दोनों की तरक्की हो। चलिए ठीक है। क्षितिज जी, आपका रिएक्शन क्या होगा? विकास खूब वादे किए गए, दावे भी खूब किए गए, लेकिन अब तो सरकार बन गई, रूपरेखा तय हो गई, मंत्री जी शपथ ले लिए।
नहीं तो यहीं तक था दीपक जी। पिछले बार भी मंत्री जी शपथ ले लिए और दो बार मंत्री जी शपथ लिए। इसके बाद लेकिन बिहार की जो मुद्दा थी, जो पलायन की समस्याएं थी, वो वहीं की वहीं रह गई। बिहार में जो बेरोजगारी की दर थी वो बढ़ करके 19% बेरोजगारी दर हो गई। बिहार में जो गरीबी दर था वो 33% रह गया। बिहार में जो ड्रॉप आउट रेट था वो 42% रहा। बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वो 6,000 पर रहा। तो मंत्री जी शपथ ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं, ठीक है। और मुख्यमंत्री जी 10 बार शपथ ले लिए हैं, लेकिन बिहार जहां था बिहार वहीं रह गया है। बिहार आगे नहीं बढ़ पाया है। आगे बढ़ा हमारी देखिए सीटें कहां पहुंच गई। नहीं, किसकी सीटें? तो मैं तो कह रहा हूं बीजेपी की सीटें बढ़ रही है। वो कैसे बढ़ रही है उस पर हमारा भाई बोल चुके हैं। हम बोलेंगे तो दोनों प्रवक्ता भाग जाएंगे, क्योंकि जवाब तो दे नहीं पाएंगे। नहीं, हम 2-4 सवाल पूछेंगे, दोनों प्रवक्ताओं के पास जवाब नहीं होगा निश्चित तौर पर। अभी इससे पिछले टर्म में हमने 2-3 सवाल पूछा था अपने जदयू के साथी प्रवक्ता से। पिछले बार ही हमको आतंकवादी भी बोले थे, हमें याद है, और उसका मैं स्वागत करता हूं। अगर सवाल पूछना आतंकवादियों का काम है तो मैं आतंकवादी हूं। तो मैं इनसे अब निवेदन करूंगा, उसी कड़ी में मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। बिहार में आपने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है, ठीक है। उस 1 करोड़ नौकरी देने के बाद आपको प्रति वर्ष 3,60,000 तक का आपको सैलरी में देना पड़ेगा। 3,06,000 लगभग 3,06,000 आपको सैलरी में देने होगा। बिहार का बजट है, पिछला बजट है 3,16,895 करोड़ का। तो सर आप कैसे दीजिएगा? ठीक है, मैं बार बार आपसे रोड मैप पूछ रहा हूं। आप जीत चुके हैं, जैसे जीतने के बाद माननीय गृह मंत्री जी ने कह दिया कि 2 करोड़ नौकरी जुमला था। आज मैं चाहता हूं कि आप भी कह दीजिए। क्यों? क्योंकि ताकि हमारे जो बिहार के लोग जो आशान्वित हैं, जो आशा लगाए बैठे हुए हैं, वो आज समझ जाए। देखिए, कल तक तो था कि चलिए नीतीश जी अलट पलट सकते थे, लेकिन अब तो वो भी हो गया कि वो शपथ भी ले लिए। तो अब आप बिहार के लोगों को सच्चाई बताइए कि आप नौकरी नहीं दे सकते हैं क्यों, और अगर दे सकते हैं तो आपका क्या मिशन है, क्या विजन है। हमने जो आंकड़े रखे उस आंकड़ों में आप क्या करेंगे ऐसा जो कि आपकी बजट में बढ़ोतरी होगी, और इसके बाद आप ये जो नौकरी का वादा इसको फुलफिल कर पाएंगे। 3,06,000 करोड़ सैलरी आप कैसे देंगे? अच्छा, ठीक है, हमारे ये सवाल है। और नौकरी कैसे देंगे 1 करोड़ जो आपने वादा किया है, उस पर सवाल है। और क्या, मैं फिर वहीं जा रहा हूं कि क्या महिलाओं को 10,000 रुपए जो दिया गया है, उनमें से कौन कौन महिलाओं से पैसा वापस लिया जाएगा और किनके किनसे नहीं? सवाल का जवाब दीजिएगा सर, घुमाइएगा मत। मनोज जी जवाब दे दीजिए, कहां से पैसा लाइएगा? ये 3 करोड़ परिवार के लोगों को, हर एक सदस्य को नौकरी दे रहे थे, तो ये कहां से पैसा लाएंगे? सरकार बनती तो रोड में ये कहां से पैसा लाते? ये तो वादा किया था ना। अरे फिर देखिए वही वाली बात। हमने कहा कि हमारे पास रोड मैप है, हमारी सरकार बनेगी, हम जवाब देंगे। सवाल का जवाब दीजिए ना, आप कहां से पैसा लाएंगे? अरे पहली बात सुन लीजिए। इधर उधर की बात न किए, बताइए काफिला कहाँ उठा, सच्चाई बोलिए। इधर उधर नहीं जाइए मनु भैया, आप बुजुर्ग हैं। पूरा सुनिए ना पहले। कहाँ बुजुर्ग है, जवान है? नहीं, जवान तो नहीं है, बुजुर्ग है, लेकिन हाँ इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आतंकवादी कौन है, एक नया रूप भी सीखने को मिला। हम पे कार्रवाई करवा दीजिए गृह मंत्री से कह करके। नहीं बोला, ठीक है, बोलिए बोलिए। तो जवाब हम दे रहे थे ना, हम सवाल पूछ रहे थे, आप जवाब दीजिए, हम भी नहीं बोलेंगे। घटिया आदमी, गोसाइए मत, गोसाइए मत। आप ये जो घटिया आदमी कह रहे हैं, आप कितने बढ़िया आदमी हैं, आपकी बातों से पता चलता है मनोज जी, आपकी बातों से पता चल रहा है कि आपके उम्र के साथ आपकी बुद्धि कितनी बड़ी है, आपके उम्र के साथ आपकी बुद्धि, आपकी ज्ञान कितनी है, ये बता रहा मैं दावे के साथ कहता हूँ। इनसे पूछिए ये कौन किसके विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, द्वारा बनाए विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, इनको कोई जानकारी है नहीं। सवाल 4 को पूछ दो तो आतंकवादी करने लगते हैं, सवाल पूछ दो। ठीक है, अरे क्षितिज जी, ठीक है, बोलने दीजिए ना उनको, कंटिन्यू कीजिए। मनोज जी नहीं, कंटिन्यू कीजिए ना, ठीक है। मनोज जी बोलिए सर। मैंने वही आपको कहा कि हम कोई सरकारी नौकरी नहीं देने जा रहे हैं। मैंने ये कहा कि हम जो औद्योगिक लगा रहे हैं, जिस कंपनी को बुला रहे हैं, तो उसका पैसा कौन देगा? सरकार देगा कि कंपनी देगी?
ठीक है। इनको तो पूछे कि कैगो इस सरकार में लगा हुआ है, ये भी इनको नहीं पता है। 1500 से 3000 लोग A1 साइकिल बीटा में काम कर रहे हैं, उनको पैसा बिहार सरकार दे रही है। इंसौल के फैक्ट्री में 20,000 से ऊपर लोग काम कर रहे हैं, इसकी पैसा बिहार सरकार दे रही है। बोटली प्लांट जो लगा है बरौनी में, उसकी पैसा बिहार सरकार दे रही है। तो समझ तो आएगा ही नहीं, बीच में बोलने लगेंगे। हम कह रहे कि जो कंपनियां के साथ हमने MOU किया है, वो कंपनियां में जो लोग काम करेंगे तो उसकी पैसा सरकार को देना है, इसको बजट में रखना है। हम जो शिक्षक की नियुक्ति करेंगे, हम जो अपने विभाग से जो है उसकी नियुक्ति करेंगे, उसको देंगे। ये सब तो ये चिल्लाते रहे, ये सब तो चिल्लाते रहे, तो बिहार की जनता ने लात मार के बाहर कर दिया। तो अब ये क्या बोलने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं? शब्द कहाँ से ला रहे हैं सर आप? नहीं, ये लात मार देंगे आपको बोलेंगे, बोलना वो होगा, सुनने बोलिए बैठे हैं ना क्या? सर, आप जब नहीं, हम यहाँ ये लात बात सुनने बैठे हैं क्या? नहीं, आपको जब बोलना लात होगा, बात हमने कोई प्रयोग नहीं किया था वैसे शब्दों का। ये बुजुर्ग हो गए हैं, इनको थोड़ा शब्दों का चयन बढ़िया से करना चाहिए था सर। सरकार आप जिम्मेदारी निभाइए, गुंडागर्दी छोड़िए। ठीक है, दीनदयाल जी कुछ कह रहे हैं। ठीक है सर, गुंडागर्दी छोड़िए आप। सर दीनदयाल जी कुछ कह रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात यह समझने का आवश्यकता है, आज बिहार में शपथ ग्रहण हुआ और हमारे भाई आरजेडी के, ठीक है, हार जीत होती है, जीत और हार लोकतंत्र में लगा हुआ है। बिल्कुल। कल आप 75 के आंकड़ा में थे, आज आप आधा से भी कम हो गए। ठीक है, ये होता रहता है, बट आपा नहीं खोना चाहिए। अगर हाँ कोई भाई अगर अपना बात बोल रहे हैं तो उन्हें बोलने भी देना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है आज के समय में, आज चूंकि शपथ ग्रहण समारोह है, रोड मैप और क्या मैप, इसकी चर्चा कम करके आसान्वित रहना चाहिए। जनता ने जो फैसला दिया है उस पर आपको भी विश्वास करना चाहिए। आज एक चीज बतला दीजिए कि 20 वर्षों का इनका जब शासन था, है ना, इन्होंने कौन सा रोड मैप निकाला था, उसका तो कोई चर्चा करेंगे नहीं। दूसरी बात, आज जब जनता ने एक मैंडेट दिया है तो मैंडेट के विरुद्ध जाके आप कहां से पैसा लाएंगे, आप रोड मैप दीजिए। क्या टीवी पे रोड मैप दिया जाता है? और टीवी के चैनल पे डिबेट करके आप रोड मैप ले आ सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है आप इतना जोर जोर से जब चिल्लाएंगे तो शायद प्रवक्ता से आगे बढ़ा के आपको महामंत्री बना दिया जाएगा, ये हो सकता है। परंतु यह राज्य सरकार का काम है, राज्य सरकार को बैठने दीजिए, 3 महीना 6 महीना काम करने दीजिए, काम करने के बाद बात करिए और देखिए कि वहां की जनता संतुष्ट है या नहीं। यहाँ पे प्रवक्ताओं को संतुष्ट करने के लिए बिहार सरकार या कोई भी सरकार काम नहीं करती, काम करती है अपनी जनताओं को खुश करने के लिए। अगर जनता खुश नहीं होती इस 20 सालों के शासन में या पिछले 5 सालों के शासन में, तो इनको आधा क्यों करती? और यह सवाल जनता पूछेगी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जनता पूछेगी और जनता को जवाब देना हमारा एनडीए दल का काम है। और सरकार, मैंने पहले भी कहा कि देखिए ये आशाओं के साथ जनता ने हमें डबल डिजिट में लाया है, माने 200 से ऊपर हमारा डबल डिजिट मीन्स पहले 100 के अंदर थे, अभी 200 के अंदर आए। ठीक है, 1 और 2, ठीक है ना। तो मेरा मानना यही है कि एक बार आप धैर्य रखिए और आपा नहीं खोइए। देखिए जीत हार लगी रहती है और आपा खोया, जैसे आरजेडी में देखे, जैसे ही हार का कंडीशन आया, इनका घर में जो लड़ाई हो रही है उसका आबादी हुआ, उसके पहले क्यों नहीं हुआ? जब देखा कि आरजेडी पूरी तरह बिहार में हार ही नहीं, एक तरह से धूल चट गई, ऐसा पोजीशन में आ गया, तब इनके घर में फूट पड़ा। जब घर में फूट पड़ा तो उसकी चर्चा छोड़ करके अब आप 3 करोड़ ये इतना पैसा कहां से लाएंगे, 3 लाख करोड़ कहां से लाएंगे, फलना। आप 12 लाख करोड़ का रोड मैप आपके पास था और भारतीय जनता पार्टी एनडीए और जब केंद्र में सरकार है तो हमारे पास रोड मैप नहीं है। तो रोड मैप बताने का काम हम आरजेडी को करेंगे क्या? चंद्रभूषण जी बता हम आरजेडी के लिए तो सरकार नहीं बना रहे हैं। हाँ। हम सरकार बना रहे हैं वहां के 9 करोड़ जनता के लिए। चले ठीक है, आप विश्वास रखिए, मैं आरजेडी के अच्छे भाई, छोटा भाई हैं, मैं उसको आश्वस्त करता हूं कि 9 करोड़ जनता को मैं फिर से
खुश करने के लिए काम करूंगा, वहां के खुशहाली के लिए काम करूंगा, बिहार की तरक्की के लिए काम करूंगा। और जब सब कुछ हो जाएगा तो आइएगा जरूर टीवी में 6 महीना बाद भी, जब वहां की जनता वाह वाह करेगी चले ठीक है सरकार को। चंद्रभूषण राजपूत जी, किस तरीके से रूपरेखा होगी आप लोगों की? आप लोग तो खूब पूछ रहे हैं कि सरकार कैसे काम करेगी, कैसे काम करेगी, आप लोग विपक्ष की भूमिका में कैसे रहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम ही होता है, प्रणब मुखर्जी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा करते थे कि द मेन वर्क ऑफ एन अपोजिशन इज टू एक्सपोज एंड डेमोलिश। हमको काम ही इनका एक्सपोज करना, और हम तमाम बातें को उजागर करते रहेंगे। देखिए क्या होता है, 5 साल का वक्त एक बहुत लंबा वक्त होता है। हम लोग पूरे आशान्वित थे कि इस बार हम अपनी सरकार बनाएंगे, क्योंकि इनका ऐसा कौन सा मंत्री है जिसपे करप्शन का चार्ज नहीं लगा। चाहे अशोक चौधरी पे हो 200 करोड़ का जमीन घोटाले खरीदने का आरोप हो, चाहे मंगल पांडे हो, वापस से अशोक चौधरी मंत्री बन गए, मंगल पांडे हो, तमाम लोग बिहार में जानते हैं कि उन पे डॉक्टर से कमीशन लेने का आरोप है। दिलीप जायसवाल, मैं अभी कुछ देर पहले एक न्यूज चैनल में बैठा था स्टूडियो में, वहां भी ये बात चल रहा था। दिलीप जायसवाल पे तो करतार सिंह का हत्या का आरोप है, यहां तक कि एक कॉलेज को हड़पने का आरोप है। सम्राट चौधरी, जो आदमी ये नहीं बता पाता कि क्लास 10 कौन से क्लास में पास किया, खुद को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डिलीट बताता है। अरे अशोक चौधरी का तो यहाँ पे जो 2 इंजीनियर पकड़े गए, इंजीनियर तारनी दास और विनोद कुमार राय, पूरे मीडिया चैनल में ये बात है कि विनोद कुमार राय अपने घर में अपनी पत्नी के साथ नोट को जला रहे थे। संजीव हंस IAS 1997 बैच की गिरफ्तारी भी यहीं से हुई। कहने का मतलब पूरे बिहार में सब लोग जानते हैं कि बिना रुपया दिए आप यहाँ एक काम नहीं करवा सकते हैं, एक काम नहीं करवा सकते बिना रुपए। एजुकेशन सिस्टम का ये आलम कर दिया है इन्होंने कि पटना यूनिवर्सिटी जैसी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में 1150 सीट वैकेंट रह गए हैं 2025-26 के साइकिल में। पटना साइंस कॉलेज, जो कि एक टाइम सबसे प्रीमियम कॉलेज माना जाता था, उसका 143 सीट वैकेंट रह गया। तो जिस तरीके से इन्होंने बिहार का बेड़ा गर्क किया है, मैं बिल्कुल ये चीज जानता हूं कि बिहार की जनता से झूठे वादे करके कि जो लोग भी 10,000 रुपया का क्वालिफाई कर जाएंगे हम उनको 2 लाख रुपया देंगे। मैं बिल्कुल जानता हूं कि बिहार सरकार के पास अगर 1 करोड़ महिलाएं ने भी क्वालिफाई कर लिया और अगर उनको 2 लाख रुपया देना पड़ गया प्रत्येक महिला को, तो ये 2 लाख करोड़ बिहार सरकार कहां से लाएगी? क्योंकि बिहार का कुल बजट ही $3.16 ट्रिलियन है। हर महीने हर दिन 67 करोड़ रुपया बिहार गवर्नमेंट को जो है ब्याज चुकाना पड़ता है, क्योंकि बिहार के पास अपना रिवेन्यू नहीं है। तो मैं ये जान रहा था जनता से झूठे वादे करके, और इस तरीके से जो 400 का है उसको 1100 बना के लोगों ने सरकार तो पा लिया। लेकिन जो ये कह रहे हैं 1 करोड़ रोजगार पूरे बिहार में, अगर आप पिछले साल का बिहार बजट देखें, देखिए जब भी कोई बात हो ना साइंटिफिक डेटा के हिसाब से बात हो, पूरे बिहार में कुल नौकरी फॉर्मल सेक्टर नौकरी कितनी है जिसमें कि PF ये सब मिलता है 16 लाख। पूरे बिहार में फॉर्मल सेक्टर जॉब केवल 16 लाख है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितना नौकरी है? 28 लाख, जिसमें ना कोई PF की सुविधा होती है ना ही कोई सिक्योरिटी की सुविधा होती है। अगर ये दोनों मिला भी ले तभी 44 लाख नौकरी है। बिहार की कुल आबादी 8 करोड़ 16 लाख है। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर नीतीश कुमार ने 20 साल में इतना ही काम किया होता ना, तो बिहार का जो आधा वर्किंग पॉपुलेशन है, जो 18 साल से लेकर 60 साल तक है, उसका हाफ ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन को दूसरे राज्यों में जाके काम नहीं करना पड़ता। आप अभी भी पटना स्टेशन चले आइए, आपका तो अपना चैनल है, आप चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रेन में लड़का लोग जा रहा है 14,000 15,000 की नौकरी के लिए। कोई तमिलनाडु जा रहा है 20 साल का लड़का, कहता भी है कि हमको 3 टाइम का खाना तो मिलता है लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं है। आज भी बिहार के लोग 14,000 15,000 20 हजार की नौकरी के लिए पुणे चंडीगढ़ भटक रहे हैं। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मैं इस बात से बेहद दुख हूं कि हम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए। 20 साल बहुत लंबा वक्त होता है। इसी मोकामा में एक टाइम पे मैकडॉवेल का प्लांट हुआ करता था, शू मेकिंग फैक्ट्री हुआ करता था। आज इनके पास एक भी बड़ा सा इम्प्लांट नहीं है। 1-2 इथेनॉल का फैक्ट्री खुलने से काम नहीं चलता। आप सबसे पहले याद रखिए कि आपके पास एक बहुत बड़ी आबादी है, 13 करोड़। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ब्रिटेन जिसने पूरे विश्व का साम्राज्य स्थापित किया, उसके पास मात्र 6 करोड़ आबादी है। फ्रांस की आबादी 9 करोड़ है। कई देशों से बड़ी आबादी है। रसिया की आबादी 13 करोड़ है। कहने का मतलब आबादी आपका है एक पूरे बड़े से देश के आकार का, और जो आपके यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है वो कुछ भी नहीं है। बहुत सारे चीजों पे काम करना है। करप्शन रैम्पेंट है, और लॉ एंड ऑर्डर तो हम देख रखे कि इस तरीके से पटना हॉस्पिटल में, पारस हॉस्पिटल में चाहे मर्डर का घटना हो, गांधी मैदान जिसके पास आपका ऑफिस है उससे थोड़ी दूर पे ये ऑफिस है, उसके पास में है अशोक खेंका का मर्डर हो गया। कहने का ये मतलब है कि हम लोग सब जानते हैं। एक बार मैं एक पुलिस वाले से पूछ रहा था कि आपके बिहार में जो है इतना ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर खराब क्यों है, आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा उठा के देख लीजिए, इतना खराब है। तो उन्होंने कहा सर
जितना पुलिस का संख्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड कैपेसिटी का आधा है। 2,10,000 बिहार का रिक्वायर्ड कैपेसिटी है, 1,30,000 लोग बिहार में काम करते हैं। पुलिस का बजट नहीं है। आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में लोग पहले से इंटरसेप्ट करता है कि कहीं कुछ घटना होने वाला है कि नहीं। लेकिन जहां पे भारत सरकार फेलोर है, दिल्ली में रेड लाल किला के पास ब्लास्ट हो जाता, बिहार सरकार भी वैसे ही फेलोर। कहने का ये मतलब मैं बिल्कुल जानता हूं इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है। हमारा ही सारा प्लान चोरी करके और जनता को 10,000 रुपया घूस देके महिलाओं को इन्होंने जो है चुनाव चोरी करने का काम किया है। चलिए ठीक है, बनवाल जी जवाब दे दीजिए। चोरी किया गया आरोप लग रहा है आपके ऊपर। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए कांग्रेस अब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। एक ओवैसी जैसी पार्टी है ना, वो हैदराबाद से आके लैंड करती है और 5 सीट लेके निकल जाती है। और जो सबसे बड़ी पार्टी बिहार राज्य में शासन करने वाली पार्टी 5 और 6 में सिमट जाती है। 59 लेकर 10% स्ट्राइक रेट है इनका। निश्चित तौर पे इनको डिप्रेशन में जाना भी चाहिए, क्योंकि अब ये 6 में आए हैं, शायद अगला बार कहाँ रहेंगे, शून्य में आ जाएंगे, ऐसी इनको संभावना हो गई। अब अभी उन्होंने एक बात कहा था कि हमारा काम ही है, विपक्ष का काम ही है आलोचना करना। अरे अभी तो सरकार ने शपथ लिया है, आधे घंटा पहले शपथ लिया है। इतना विपक्ष मत कीजिए, इतना नेगेटिव मत कीजिए कि जनता 6 से और 0 पे ला दे। कम से थोड़ा धैर्य रखिए और धैर्य के साथ देखिए कि आने वाली सरकार बिहार के लिए क्या करती है। अब यह सरकार जो है ना, यह सरकार अब फर्राटे से दौड़ेगी, क्योंकि जनता ने जैसा मैंडेट दिया है हमको काम भी करना पड़ेगा उसी स्पीड में। ठीक है, जब तक हम काम नहीं करेंगे हमको काम करके डिलीवर भी दिखाना पड़ेगा। और जहां तक माइग्रेशन की बात है, जॉब माइग्रेशन, भाई साहब रशिया के लोग भी इंडिया आते हैं काम करने, दिल्ली के लोग भी इंग्लैंड जाते हैं काम करने। ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि लोग माइग्रेट नहीं करते। सर एक चीज बताइए, जॉब माइग्रेट करते हैं। वहाँ बिहार के लिए थोड़ा दुखद है कि वहाँ एक ऐसा आया समय जब ज्यादा माइग्रेट हुआ, जिसे रोकना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाली एनडीए सरकार जो आज शपथ ली है। ठीक है मनोज जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है मनोज जी, एक चीज़ है, देखिए पूरे चुनाव में अगर देखें तो रोजगार मुद्दा बहुत अहम रहा, पलायन मुद्दा रहा। और हम हर रोज़ देख रहे हैं, चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद हम हर रोज़ देख रहे हैं स्टेशनों पर बड़ी भीड़ लगती है। लोग कहते हैं कि वोटिंग देने तो बुलवा लिए, लेकिन अब रोज़गार नहीं दे रहे हैं तो हम मजबूरी में जाएंगे। 10,000 15,000 की व्यवस्था अगर यहीं पर हो जाती तो हम लोग कर लेते। 20 साल बहुत लंबा समय होता है सर। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने भी बिहार घूमा है, बिहार के हर एक ज़िले हमने भी गया है, चुनाव में विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर ये मुहर लगती है, और लेकिन रोजगार को लेकर काम नहीं हुआ। आपको लगता है इस सरकार में रोजगार को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है और सरकार को बहुत तेज़ी से काम करना होगा रोजगार को लेकर? देखिए दीपक जी, मैं आपकी बातों को काट नहीं रहा हूँ। जिन सब सवाल आप यहाँ बोल रहे हैं या हमारे विपक्ष के साथी बोल रहे हैं, इन सब सवाल को ये 2 महीना जनता के बीच में गए, सब कुछ बोले कि हमारा नकल है, हमारा ये है, रोजगार हो गया, पलायन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं है, ऐसे है। लेकिन जनता ने इनके ऊपर विश्वास नहीं किया। जनता ने हमारे ऊपर दीपक जी विश्वास किया है। तो जब हमारे ऊपर क्यों विश्वास किया? क्योंकि जनता को है जानकारी कि ये सरकार हमारे लिए रोजगार की दिशा में पहल करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तो बिहार में बेरोजगारी नहीं है या पलायन नहीं है, लेकिन उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारी जब सत्ता आई है तो 5-6 फैक्ट्रियां यहाँ खुली है, यहाँ हमारे यहाँ मेट्रो का निर्माण चल रहा है, फिर दूसरे जिले में जाएगा। तो लोग बिहार में लौट के आए हैं, काम कर रहे हैं, और हम इसके लिए अपना है, हमने बताया है कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे इस कार्यकाल में। 25 से 30 के भीतर हमने कहा है, तो उस दिशा में हमने अपना खाका खींचा है।
और खाका खींचा है उस हिसाब पर काम कर रहे हैं। 8-10 बड़ी बड़ी कंपनियां के साथ MOU हुआ है। हमने उसे नाम मात्र पर उसे जमीन भी मुहैया इसीलिए कराया है कि उसके यहाँ जो काम करेंगे 90% लोग बिहारी होंगे। तो हमें तो शुरू, क्योंकि जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया। जितना चीज ये अभी बोल रहे हैं ये उस समय बोल रहे थे, तो जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है। ठीक है, अब ये सब अपना रहे, ये देखे, हम तो अपना काम करेंगे और जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे। 2025 से 30 जो है, मैंने शुरू में ही कहा कि 2 चीज पर हमारा फोकस रहेगा कि नारी सशक्तिकरण, उनको रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में और युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में जहां तक होगा हम करें। चलिए, जो आप कह रहे हैं उस पर हम क्षितिज जी से भी रिएक्शन लेंगे और तमाम जो हमारे पैनलिस्ट जुड़े हैं उससे भी हम रिएक्शन लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से ये सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर नीतीश कुमार के गढ़ यानी नालंदा के पैतृक गांव कल्याण बिघा में जश्न का माहौल है। कल्याण बिघा उल्लास से सराबोर हो उठा। जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ, गांव की गलियों में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी। गांव के लोगों का कहना है कि उनके लिए नीतीश कुमार सिर्फ प्रदेश के नेता या मुख्यमंत्री नहीं बल्कि परिवार के अभिभावक की तरह है। रिकॉर्ड मत से जीते हैं, रिकॉर्ड किए हैं इस बार 10वीं बार ये ओथ लिए मुख्यमंत्री का। और बिहार विकास पुरुष नहीं, ये महापुरुष हैं। जब ये चले जाएंगे तो बिहार के जनता रोएगा। इतना विकास करें, एकदम इनका वोट मिला है शांति व्यवस्था पर। हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, हम कल ही जा रहे हैं माननीय के यहाँ, रिक्वेस्ट करेंगे कि शांति व्यवस्था में और टाइट कीजिए। क्या कहना है, यहाँ का जो एक पैदा हुआ बेटा जो पूरे बिहार में पूरे भारत में जो नाम कर रहा है, तो उसमें और इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। हम सब लोग रंग गुलाल के साथ पटाखा छोड़ते हुए, लड्डू बांटते हुए खुशी मना रहे हैं। चलिए, जश्न का माहौल है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक गांव से निकला लड़का इस प्रदेश का 10वीं बार मुख्यमंत्री बना है, तो जाहिर सी बात है उस गांव के लोगों की यादें उनसे जुड़ी हुई है, बचपन की खट्टी मीठी यादें हैं। और हम चर्चा कर रहे हैं नीतीश सरकार उम्मीदें हजार। चंद्रभूषण जी भी जुड़े हुए हैं। चंद्रभूषण जी देखिए पटना से, और मनोज जी भी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं, छुतस मिश्रा जी हैं और बनवाल जी हैं, दीनदयाल जी देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और बड़ा सवाल ये है कि देखिए नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्री तो शपथ ले लिए, हम लोग आंकड़े भी गिनवा रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि जिस महिलाओं के दम पे सत्ता प्रचंड बहुमत के साथ लौटी है, महिलाओं की संख्या बहुत कम है इस मंत्रिमंडल में, और होना चाहिए था, हुआ नहीं। 3 मंत्री महिला है, रमा निषाद, लेसी सिंह और श्रेष्ठ सिंह। दीपक जी, अभी शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, इसके बाद शायद विस्तार भी होगा ही। विस्तार कम से कम मेरे ख्याल से 2-2.5 साल लग जाना है, तुरंत तो होना जैसे नहीं। ही विस्तार होगा, देखिए प्रतिनिधित्व तो कई तरह का होता है, मंत्री बना के भी प्रतिनिधित्व होता है, फिर इसके बाद कई और पद सृजित किए जाते हैं, उनके अनुसार भी अलग अलग सम्मान दिया जाता है, अलग अलग जगह पे, कहीं चेयरमैन के माध्यम से, कहीं एमएलसी के माध्यम से, कहीं और भी माध्यम से। इसलिए उस पर निश्चित रहा जाना चाहिए दीपक जी। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार महिलाओं का सम्मान की है, करेगी और अंततः करते रहेगी। ठीक है, ताकि यही महिला शक्ति जो है, इसी के बदौलत पूरा देश में और पूरा राज्य में आज खुशहाली है। महिला जहां सम्मानित है वहीं सब कुछ खुशहाली है। आप एक चीज़ ध्यान रख लीजिए कि अभी मैं काफ़ी देर देख रहा था टीवी में, गांव के लोगों का आप खुशहाली के ऊपर से ज़्यादा ऊपर जा रहा था। उनको लग रहा था कि हमारा बेटा जो है आज मुख्यमंत्री बना है और 10वीं बार बना है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे बिहार आज बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है, और इस गौरवान्वित समय में निश्चित तौर पे मुझे तो बस इतना ही कहना है कि विपक्ष को भी गंभीर रहना चाहिए और एकदम ऐसा छोटा बात नहीं बोलना चाहिए, ताकि जनता ने अगर आपको बाहर किया है तो कभी फिर अंदर करेगी, थोड़ा ऊपर नीचे आएंगे। सत्ता में चलते रहता है, लेकिन इतना ज्यादा ऐसा नहीं करना चाहिए कि जनता को लगे कि अरे मैंने और भी ज्यादा हे दृष्टि से देखे। ये मेरा सलाह है, मानना नहीं मानना उनका काम है, मुझे उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन एक बात है, मैं इस बिहार चुनाव से लेकर झारखंड तक मैं इसलिए आना चाह रहा हूं
कि एक कहावत है, आना ना जाना और गिलास तोड़ा 12 आना। झारखंड के लिए यही है। इन लोगों ने सोचा कि जेएमएम झारखंड को इग्नोर करके, झारखंड की अस्मिता को इग्नोर करके हम बिहार चुनाव लड़ लेंगे और जेएमएम को एकदम से किनारे कर देंगे। लेकिन देखिए आज वक्त ऐसा आया कि आप अपने गठबंधन को संभाल नहीं पाए, बिल्कुल, है ना, और आज वहां हार गए। और स्थितियां ये बनी हुई है लगातार कि आने वाले समय में हेमंत सरकार को जिस तरह से बेइज्जत किया गया, जिस तरह से बिहार के मुद्दे पे वहां लड़ने पर, वहां के गठबंधन में शामिल होने पर, जिस तरह से यहाँ की मंत्रियों ने आके वहां से कहा कि आरजेडी और कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, समय आएगा तो हम लोग बताएंगे। अभी लोग डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। अब क्यों नहीं दिखाया जाए? बिल्कुल, जिस पार्टी ने अपने लाश के दम पे कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा, और आज मंत्री भी मिल गया, उसके बाद भी आप झारखंड का थोड़ा सा सम्मान नहीं कर पाए। बिल्कुल, 2 सीट 4 सीट भी दे के सम्मान कर लेते तो थोड़ा सा उनको भी मरहम लग जाता। लेकिन घाटशिला का चुनाव उन्होंने जीता है ना, और मुझे लग रहा है कि अब वो जितनी कहा जाए कि गठबंधन से जितना वो नाराज हैं, ये दोनों पार्टियां को वो जरूर बाहर करेगी। चलिए ठीक है क्षितिज जी, जवाब दे दीजिए। अब तो बिहार चूके ही लग रहा है झारखंडों में जो एगो है वो खाली हो जाएगा। देखिए एक कहानी था कि एक व्यक्ति था, पहले वो सोया खटिया पे, ऊपर सत्तू टांगा था और वो कहा कि सत्तू बेचेंगे तो बकरी खरीदेंगे, बकरी बेचेंगे तो गाय खरीदेंगे, गाय बेचेंगे तो घोड़ा खरीदेंगे, ऐसे करते करते बहुत सारा जानवर खरीदेंगे, करोड़पति हो जाएंगे। और इसी ताक में पैर को जोर से फेंका, सत्तू फूटा और पूरा सत्तू बिखर गया। ना सत्तू रहा, न गाय आया, न गाय रहा, न घोड़ा रहा, न बकरी रहा। हमारे भाई इतना बढ़िया गंभीर व्यक्ति आज हमारे साथ बैठे हैं, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। विपक्ष कैसे काम करेगा ये भी सिखा रहे हैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद। और ऐसे गंभीर व्यक्ति जब इतना गंभीर हो जाता है कि ख्वाबों में उड़ रहा है कि हेमंत जी अब हमारे साथ आएंगे, इन लोग को गठबंधन से बाहर कर देंगे, मत उड़िए, सत्तू फूट जाएगा, तुरंत गिर जाइएगा नीचे, पूरा सत्तू बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए इस सोच में मत रहिए। हेमंत सोरेन ने जवाब दे दिया है उनके ट्विटर पे, वो वाला जवाब तो आप नहीं देखे होंगे जिसमें कि आपके प्रवक्ता महोदय खुद में ही सोच लिए थे और हमारे भाई भी सोच रहे। तो गंभीर आदमी है, अच्छा सोचते हैं, बढ़िया सोच रहे, सबको भी सोचना चाहिए। अपने ताकत पे भी झारखंड जीतने के लिए अभी तक नहीं सोच रहे हैं। ये अभी भी उसी ताक में है कि कैसे करके हम विधायक तो अब तोड़ नहीं पाएंगे, कोशिश करके हार गए, अब हेमंत सोरेन जी को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बर्नवाल जी थोड़ा सा सही रहिए। इस तरह की बातें आपको इतना बड़ा होकर के बचकाना लगता है, हमको अच्छा नहीं लगता। आप गंभीर आदमी हैं, आप इतने गंभीर आदमी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये विपक्ष को, दूसरी बात मैं लगातार सुन रहा हूं, बर्नवाल जी लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष को नकार दिया, विपक्ष को हटा दिया, विपक्ष को ये किया वो किया, विपक्ष को सोचना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। दीपक जी हमारा काम क्या है? हम आपको सवाल पूछेंगे, आपके कान को पकड़ के हम आपसे काम करवाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जनता से वादा किया। ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि हमको जनता ने चुना ही नहीं है, इनको चुना है और हम लोग खुद ब खुद आ गए हैं। ठीक है, इनको एक और चीज आज मैं जानकारी दे रहा हूं, दोनों पार्टी के लोग के बेटा जो है ना, युवराज जिसको आप लोग कहते हैं, शपथ ले ली है। अलग बात है समधिनी नहीं ली है, गुस्सा में है, लेकिन पुत्र दोनों ले लिए हैं। तो परिवारवाद, बर्नवाल जी सुनिएगा, गंभीर आदमी हैं आप, बर्नवाल जी परिवारवाद यहां कहां छुप गया क्या, यह मजबूरी हो गया? सवाल का जवाब दीजिएगा, गंभीर आदमी हैं आप। तो हाँ, तो आप गंभीर है और आपने कहा कि हम नसीहत दे रहे हैं। इस प्रकार की नसीहत की आपको हमें एक जरा सा भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव और उनके पार्टी के तमाम लोगों को और हमें और पूरे विपक्ष को ये पता है कि जनता ने हमें सवाल पूछने के लिए दिया है, उनका प्रहरी बनाया है। तो हम वो सवाल पूछेंगे, आज भी पूछेंगे, कल भी पूछेंगे, परसों भी पूछेंगे, और जब अगर काम नहीं करेंगे तो कान पकड़ के काम भी करवाएंगे। चलिए ठीक है, जवाब दे दीजिए बर्नवाल जी, आप बहुत कुछ। नहीं दीपक जी, सिर्फ हमको 2 ही बात इनसे पूछना है कि क्या महागठबंधन में जेएमएम को बेइज्जत नहीं किया गया?
क्या भारतीय जनता पार्टी ने बोला धोखेबाज पार्टी है? क्या इस हेमंत सरकार के एक मंत्री ने नहीं कहा कि कांग्रेस और आरजेडी धोखेबाज पार्टी है? क्या हमने कहा है जो आप हम पर आरोप लगा रहे हैं? अरे आप जिस गठबंधन में हैं, अगर उसी पार्टी के एक सरकार मतलब सरकार के मंत्री ने अगर सार्वजनिक रूप से ये कहा है, तब भी आप फिर से वही का वही बात कर रहे हैं। क्या वो अगर बाहर करेगा तो जनता खुश नहीं होगी? आपको निश्चित तौर पे जनता खुश होगी। भारतीय जनता पार्टी के पास कौन आता है, कौन जाता है, ये अलग विषय है, परंतु झारखंड के साथ जिस तरह से वहां अपमानित किया गया, झारखंड के पार्टी को अपमानित किया गया, उस अपमान को क्या झारखंडी बर्दाश्त करेंगे? वह भी वो पार्टी जिसने कहा था कि झारखंड राज्य मेरी लाश पर बनेगी, जिन्होंने झारखंड बनाने की ओर लेकर इतना नेगेटिव भरा हुआ था, वो पार्टी आज अगर सरकार में है तो किसके बदौलत है? महागठबंधन के बदौलत है, हेमंत के बदौलत है। हेमंत जी आज अगर आपको नहीं भी बनाएंगे तो उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? आज उनके साथ समर्थन 56 टो है, 56 में अगर 4 या 5 चला भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है? परंतु जो अपमान का घूंट आपने उन्हें पिलाया है, वो क्या जीवन पर्यंत भूल पाएंगे? आप 2 सीट दे देते, कम से कम एक झारखंड का और एक जेएमएम का कुछ तो इज्जत रह जाती। आप लोगों ने उन्हें बेइज्जत करने का जो कार्य किया है, आप महसूस किए हम आएंगे नहीं आएंगे, हेमंत जी बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, भाजपा बुलाएगी, ये अलग विषय है। लेकिन अपमान का जो विषय है, अपमान का घूंट पीकर आज जेएमएम के हर एक प्रवक्ता से लेकर महासचिव से लेकर मंत्री तक कर रहे हैं कि अब समय आ रहा है, हम इस पर पूरा से पूरा समीक्षा करेंगे। अच्छा बर्णवाल जी, एक चीज हम आपसे समझना चाहते हैं, आज एक शक्ति प्रदर्शन गांधी मैदान में तो किया गया, ये मैसेज उत्तर प्रदेश वालों के लिए था या पश्चिम बंगाल वालों के लिए था? क्योंकि आप लोग कोई इवेंट तो ऐसे करते नहीं है, कुछ तो मैसेज रहता है। नहीं, देखिए क्या है, एक चीज ध्यान रख लीजिए सर, आज जिस तरह से बंगाल का हालत है चल रहा है, वहां का जो वातावरण जैसा बनाया जा रहा है, जिस तरह के वहां टीएमसी के गुड्डों ने वो पूरा का पूरा बंगाल को कैप्चर कर रखा है, आने वाला समय वहां लोकतंत्र फिर से जिंदा होगा। पार्टी कौन आएगी कौन जाएगी यह महत्वपूर्ण विषय नहीं है, महत्वपूर्ण विषय है कि लोकतंत्र को खड़ा होना। यह नहीं कि अगर कोई कहीं से उब करके किसी भी पार्टी में जाना, देखिए ये लोकतंत्र का अच्छा भी है और बुरा भी है, कोई जा सकता है, व्यक्तिगत निर्णय है, परंतु जैसे ही कोई टीएमसी का व्यक्ति भाजपा में आए और उसको फिर आप रगेदना शुरू करें, ठीक है तो ये विषय ठीक नहीं है। और आज जो गांधी मैदान में हुआ, जिस विषय पर आप बात करना चाह रहे हैं, यह एक शक्ति प्रदर्शन नहीं है, यह एक खुशहाली का प्रदर्शन है। जब हम जरूरत से ज्यादा जनता हमें आशीर्वाद देती है और जो जरूरत है उससे बहुत ज्यादा हमें जब आशीर्वाद मिलता है, तो निश्चित तौर पे हम भी फूले नहीं समाते हैं। चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं सबको बुला के त्योहार मनाते हैं, आज त्योहार का समय है। चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं उस पर हम सवाल ले लेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण पर जनता की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रही है, वो आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतिहास रच दिया है। 2005 से लेकर पिछले 20 वर्षों तक उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा, लेकिन आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर शपथ ले लिए। उनके शपथ ग्रहण समारोह में जो देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में अपने साक्षी बने। तमाम जो लोग हैं, जो बिहार के कोने कोने से लोग हैं, लगभग लाखों लोग जो है वो गांधी मैदान में पहुंचे हुए थे और भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए थे। लोगों में काफी उत्साह भी देखा गया और नीतीश कुमार के साथ साथ करीब 26 मंत्रियों ने आज शपथ ग्रहण लिया, जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के साथ जो है 24 कैबिनेट में मंत्री जो हैं वो शामिल हुए। जिसमें देखिए चिराग पासवान की पार्टी से जो है वो 2 मंत्रियों ने शपथ लिया, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी से जो है वो 1 मंत्री ने शपथ लिया। जब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की 1 मंत्री ने शपथ लिया और बीजेपी से 14 मंत्रियों ने आज शपथ लिया है। बहुत अच्छा लगता है। मैं हृदय से कितना कहूँ, 1000 मुख तो नहीं बना सकता, फिर भी बहुत हमको अच्छा लगता है। ये 5 साल ऐसा चलेगा जो फूल के तरह
खिला है, खिलते रहेगा नीतीश बाबू, यही कहता है हम। और विकास जो है तो जैसे किए हैं वैसे करते रहें तो फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे, 3 बार आएंगे फिर। बीजेपी से भी 14 मंत्री आज शपथ लिए हैं, क्या लगता है बिहार में अब विकास का जाता कैसे? बहुत अच्छा से होगा डबल इंजन की सरकार में। फॉर्मूला भी आपका ठीक है, 6-1 पर बना है और विकास की रफ्तार बहुत चलेगी, इसमें कोई कमी नहीं होगी। क्या लगता है जिस तरीके से शराबबंदी कानून को लेकर सवाल उठते रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार शराबबंदी कानून में कुछ बदलाव हो पाएगा? नहीं, ये तो संभव नहीं लगता है जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए गठबंधन की सरकार है, जो महिला और बिहार के विश्वास को जिन्होंने 20 साल काम करके जो जीता और आज उसका परिणाम आप देख रहे हैं। आने वाला समय, अब 20 साल में मुख्यमंत्री जी रोड, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा सारा काम कर चुके हैं। अब नीतीश जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से बिहार में सिर्फ रोजगार सृजन का काम होगा, विकास ही और रोजगार पर काम होगा। लगता है निश्चित रूप से जो एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल की, जीत मिली, जो वादा किया है खास करके यहाँ की जो मूल रूप समस्या है रोजगार और पलायन का, तो उससे दूर किया जाए। हाँ, आगे जो आने वाला 25 से 30 है सिर्फ रोजगार पर काम होगा। इसके पहले 20 साल में हर छोटा बड़ा काम, रोड, बिजली, पानी, हर शिक्षा, चिकित्सा सब काम नीतीश जी ने कर दिया है। अब आने वाला समय माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से सिर्फ रोजगार पर काम होगा और बिहार देश के अग्रणी राज्य में शामिल होगा। जी, बिहार में जो भी जनादेश है, शांति, अपराधी मुक्त और शराबबंदी से बहुत माननीय एनडीए सरकार को, जो नीतीश कुमार को जनादेश मिला है, जो इस पर ज्यादा फोकस हुआ है और विकास की ओर बढ़ेंगे नीतीश कुमार जी। आदरणीय नीतीश कुमार जी के जो वादा है पलायन करने वाली, बेरोजगारी की समस्या, रोड, बिजली, सड़कें, मेट्रो भी बन गई बिहार में, पटना जिले में, इसलिए और माननीय आदरणीय चिराग जी के भी मैंने जनादेश जो मिला, उस सभी गठबंधन के व्यवहार विचार से मिला है। शांति मुक्ति, शराब मुक्ति और माँ बहनों का जो 2005 में आने जाने से बहुत दिक्कतें होती थी, उससे बचाव हुआ है, अपराधी मुक्त हुआ है और विकास की काम माननीय नीतीश कुमार जी करेंगे। और इसी पर आपका बिहार के जनता भरोसा करके नीतीश जी को बिहार का द्वारा एनडीए गठबंधन को लाया गया। कुछ हमारे साथ युवा है, इनसे भी बात कर लेते हैं। नई सरकार बनी है, नीतीश कुमार ने इतिहास रचा है, 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया है, क्या उम्मीद करते हैं इस बार? इस बार एकदम रोजगार पर काम करेगी और अच्छे से रोजगार की यहाँ पर श्रेणी लगाना शुरू हो चुका है। महिलाओं को जो 10,000 रुपया दिया गया है, इसके बाद 2 लाख की वादा की हुई सरकार इस पर एकदम कायम उतरेगी और कायम उतरेगी तो इससे पूरे परिवार का रोजगार होगा और आत्मनिर्भर बनेगा आदमी, परिवार। तो इससे बहुत आदमी लोगों को फायदा होगा। हम लोग बहुत खुश है, बहुत खुश है। क्या उम्मीद है इस कहीं भी का? अभी हम देखिए अनिसाबाद के हैं और अकेले यहाँ आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। रात में भी कहीं भी घूमते हैं पटना शहर में, कोई दिक्कत नहीं होता है। हम लोग एकदम लगता है कि मेरे साथ कोई है, इस तरह से एकदम बिंदास घूमते हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं, तो क्या लगता है इस बार भी वही उम्मीद करना? वो तो बात की बात है, बिना मेहनत कर ले तो कुछ नहीं होता है। नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी कैसे हो जाएगा बताइए? नहीं काम करेंगे, नहीं चौका करेंगे तो खाना कैसे बन जाएगा? खुद से करना होगा और सरकार के सहयोग रहेगी। काफी उम्मीद है। लोगों का कहना है कि जो बिहार की मूल रूप समस्या है रोजगार पलायन का, उस पर इस बार नई सरकार जो बन के आई है, एनडीए की डबल इंजन सरकार जो है वो दोहराई गई है, उस पर वो फोकस करेगी, काम करेगी। चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। लोगों का बयान भी हमने आपको सुनवा दिया। नीतीश कुमार को लेकर ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार है यानी सुशासन है और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चित्र जी जवाब दे दीजिए आप, ये तो कार्यकर्ता थे, लोग थे बिहार के। देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये इस प्रकार से नहीं दीपक जी, अगर हम आपने सवाल पूछा, अगर हम आंकड़ों पर बात करें तो ये कहना उचित नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी राज्य में 20 वर्षों में 70,000 से ज़्यादा मर्डर हो जाते हैं, 25,000 से ज़्यादा रेप हो जाते हैं, 3 लाख से ज़्यादा छिनतई हो जाता है, 1 लाख से ज़्यादा अपहरण हो जाता है, तो पूर्णतः सुशासन की सरकार नहीं कहा जा सकता। नहीं कहा जा सकता कि पारस हॉस्पिटल में अगर 5 लोग मिलकर के दिन दहाड़े गोली मार के चले जाते हैं, किसी बच्ची को, स्कूल जाते हुए बच्ची को पेड़ पे रेप करके पेड़ पे लटका दिया जाता है, तो कुछ हद तक इसको नहीं कहा जाता। लेकिन हाँ, बिहार आगे को बढ़ा है,
बहुत सारी चीज़ों में बिहार ने विकास पाया है, जिसको हम भी मानते हैं। बिहार में सड़कें की जाल बिछी है, बिहार में ओवरब्रिज की जाल बिछी है, लेकिन उस गति के साथ बिहार का विकास अभी नहीं हो पाया है जो 20 वर्षों में होना चाहिए। आपके चैनल ने ही कल अगर तुलनात्मक तरीके से दिखाया तो बिहार पूर्णतः पिछड़े उसमें माना जा रहा। मैं बीजेपी के अगर प्रवक्ता ये बता दे कि किस चीज़ में बीजेपी देश के टॉप 3 में राज्यों में आता है तो वो नहीं बता पाएंगे। अगर बीजेपी किसी मामलों में टॉप 3 में नहीं आ पाता है और कई मामलों में बिहार सबसे नीचे चला जाता है तो विकास, इस आंकड़ों में विकास नहीं बोला है, लेकिन हाँ जवानों से विकास बोल रहा है। लोगों बयानबाजी से अगर देखा जाए तो बिहार विकास किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री बोले चाहे इनके कोई भी नेता। और बिहार विकास करता तो आप सोचिए कि बिहार के में आकर के देश के प्रधानमंत्री को कट्टों पर बात नहीं करनी पड़ती। अभी मैं स्टूडियो में आता हूँ, हमारे भाई गंभीर बीजेपी के प्रवक्ता हमारे बर्नवाल जी ने कहा कि एक उनके लिए कहावत है, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। इनको बहुत चिंता हो रहा है कि आरजेडी को, कांग्रेस को निकाल दिया जाएगा, बीजेपी को, जेएमएम को बहुत ज़्यादा ये लोग पीड़ा दे दिए, दुख दे दिए। तो ये हमारी अंदरूनी मामला, ये हमारे नहीं, ये हमारी, एक मिनट, ये हमारे गठबंधन का मामला है। और ये बार बार एक चीज उठा रहे हैं कि हमारे लाश पर झारखंड बनेगी। मैं चाहूंगा अगर इनके पास क्लिप होगा, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उनको वहां से रटवा दिया गया है, इन लोगों को रटवा दिया जाता है। एक क्षितिज हम यहाँ पे कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं, लेकिन उसको पूरा बयान को बताइए ना। ठीक है, लालू यादव ने पूरा बयान सदन में ये बयान दिया था और इसका हमारे दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी ने समर्थन किया था और कहा था वो अपने भावनाओं को रख रहे थे। इनके पास कोई नहीं होगा, ये मोबाइल में कितना भी खोज ले लेकिन नहीं मिलेगा। पूरा बयान नहीं करवा पाए, इनको जो रटवा दिया गया है। बोलते रहना है, बोलते रहना है। क्षितिज जी जो आप कह रहे हैं ना, इस पे हम थोड़ा स्पष्ट भी कर दें। दीनदयाल जी भी मेरे ख्याल से, देखिए आरोप है, आरोप तो लगता रहेगा कि मेरे लाश पे गुजर के बनेगा। पिछले दिनों बिहार चुनाव में दीनदयाल जी और क्षितिज जी दोनों, आप सुनिएगा ध्यान से, कि बीजेपी के 3 बार के विधायक रहे कृष्णचंद्र बाबू लखीसराय से, और उस दौरान वो थे, मतलब विधायक थे। और उस दौरान हमने उनसे जब पूछा इंटरव्यू में कि झारखंड निर्माण को लेकर लालू जी की क्या मत थी, तो वो कह रहे थे कि देखिए हम बीजेपी के विधायक थे, लेकिन लालू जी हमेशा पक्षधर रहे हैं कि भाई ये आदिवासी लोगों का स्टेट है, इनको दे के ही टेंशन खत्म करो, उनको अपनी सरकार बचानी थी। ये आप ही के विधायक जो पूर्व विधायक हैं कह रहे थे। बाकी आप लोग राजनीति जो भी करिए, चर्चा शुरुआत रहेगी, चर्चा हम जारी रखेंगे। लेकिन एक बड़ी जानकारी आ रही है, दर्शकों को पहले बता देते हैं। मोकामा से जेडीयू के नवनिर्वाचित विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका लग गया है। दरअसल सिविल कोर्ट ने खारिज कर दी है अनंत सिंह की जमानत याचिका। ये महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी जानकारी, एसीजी 1 की अदालत ने याचिका खारिज की है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें पटना से। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े हुए हैं। मरगूब जी, जिस तरीके से खारिज की गई है, क्या कुछ अपडेट है, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? दुलारचंद हत्याकांड मामले में जेल में बंद बाहुबली विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका लगा। अनंत सिंह के वकील ने 3 दिन पहले एक याचिका डाली थी पटना के सिविल कोर्ट में, एसीजी 1 के यहाँ, और उस याचिका में जमानत की मांग की गई थी। और आज याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों तरफ से सरकारी वकील ने भी अपनी दलील दी और अनंत सिंह के वकील ने भी दलील दी। दलील सुनने के बाद अदालत ने कहा कि जो परिस्थिति है, जो धाराएं हैं, उन धाराओं में तत्काल सिविल कोर्ट से बेल नहीं दिया जा सकता, आपकी याचिका को खारिज किया जाता है। बड़ा झटका लगा है। अनंत सिंह अभी फिलहाल जेल में रहेंगे। अब उनके वकील इस पूरे मामले में ऊपरी अदालत जाएंगे। वकील बीएनएस धाराओं के तहत जो मामला दर्ज था, उसमें अनंत सिंह के वकील का कहना था कि हमारे मुवक्किल जब हत्या हुआ तो वहां थे ही नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी के तहत फंसाया गया। लेकिन पुलिस की डायरी और जो सरकारी वकील का दलील था, वो उस दलील को स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय ने अनंत सिंह की जमानत याचिका को तत्काल खारिज कर दिया और जमानत देने से इनकार कर दिया। जी चलिए ठीक है मरगूब जी, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। वर्णवाल जी, एक रिएक्शन आपसे, उसके बाद इस पूरे प्रोग्राम को बाइंड अप करेंगे। जो क्षितिज जी आरोप लगा रहे थे, नहीं देखिए, कई चीज़ें आपको समझने की जरूरत है। इन्होंने कई आंकड़ा बता रहा था, परंतु देखिए जब आप एक समतल जगह पे रहते हैं तो वहाँ पे मकान बनाना आसान होता है। हाँ। लेकिन उसी समतल जगह पे को अगर तोड़कर कोड़कर जगह जगह गड्ढे बना दिया जाए तो उसके बाद
उसे पहले समतल करना पड़ता है और समतल करने के बाद उसमें मकान बनाने के लिए थोड़ा समय भी लगता है, क्योंकि वो समतल के बाद उसे स्ट्रांग भी बनाना पड़ता है, तभी उस पर आप बुनियाद डाल सकते हैं। बिल्कुल। तो 20 साल के राजद का शासन और कांग्रेस का शासन ठीक है ने सर। बिहार को गड्ढों में बदल दिया था। वह सिर्फ और सिर्फ 2 ही काम वहां हो रहा था, अपहरण का उद्योग और लूटपाट का उद्योग। यही कारण है कि समय लगा, परंतु मैं आपको आश्वस्त करता हूं आने वाला 5 साल में 20 साल में जितना विकास हुआ उससे कहीं ज्यादा विकास आने वाला 5 साल में होगा। चलिए ठीक है, आप दोनों जुड़े उसके लिए शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन बड़ा सवाल है, अब नीतीश कुमार तो शपथ ले लिए 10वीं बार मैं नीतीश कुमार, लेकिन अब वो नीतीश कुमार बरकरार रख पाते हैं अगले 5 सालों में या नहीं, ये बड़ा सवाल हो। अभी के लिए बस